नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एक अनुभव। कहानीकार हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो सुनना प्रारंभ करें। उस दिन मेरे मित्र नरेंद्र ने दावत दी थी और यह तय हुआ था कि खाना खाने का लुत्फ जितना अच्छा किसी होटल में मिल सकता है उतना अच्छा घर में नहीं। नवयुवकों की धमाचौकड़ी, एक दूसरे को गाली गलौज और फिर बहुत गंभीरतापूर्वक अपनी अपनी प्रेम कहानियाँ, इन सब की गुंजाइश भले घर में नहीं होती। पहले तो माताएं, बहनें, भौजाइयाँ इत्यादि इत्यादि, दूसरे चश्मा चढ़ाए हुए और दाढ़ी फटकारते हुए बुजुर्गवार, जो किसी न किसी बहाने अपने बरखुरदारान व उनको खराब करने वाले शोहदे दोस्तों की हरकतें देखने के लिए कमरे में एक आध बार अवश्य झांक जाते हैं। और तीसरे, यदि खाना खराब बना तो घर वालों को मुक्त कंठ से गालियां नहीं दी जा सकती, इसलिए होटल ही तय रहा। शाम को हम लोग नरेंद्र के घर पर ही एकत्रित होकर कश्मीरी होटल पहुंचे। हम लोग कुल 7 आदमी थे। होटल को सूचना पहले से ही दी जा चुकी थी। सीधे डाइनिंग हॉल में डट गए। खाना 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों के सामने आ गया। हम लोगों ने खाना आरंभ ही किया था कि एक सज्जन ने डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया। हम लोगों की मेज के पास ही एक छोटी सी मेज पड़ी थी, उसी पर वे सज्जन बैठ गए। उनका खाना भी उनके सामने आ गया। अपने बीच में उन सज्जन का आना हम लोगों को बुरा लगा और घनिष्ठ मित्रों के बीच में एक अपरिचित व्यक्ति का आ जाना बुरा लगने की बात भी थी। रामेश्वर ने प्रस्ताव किया कि उन सज्जन को इतना बनाया जाए कि वे स्वयं ही वहां से उठ जाएं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। रामेश्वर ने उन सज्जन से कहा, महाशय जी, आप अलग क्यों बैठे हैं? इसी मेज पर चले आइए, काफी जगह है। उत्तर में अपनी थाली लिए हुए वे स्वयं हमारी मेज पर आ पहुंचे। उनकी उस बेतकल्लुफी पर आश्चर्य हुआ। वे मझोले कद के तथा गठे बदन के एक सभ्य पुरुष थे। सेटिन जीन का सूट पहने थे, दाढ़ी मूछ साफ, रंग गेहुआ और बातचीत से उच्च कोटि के समाज के व्यक्ति मालूम होते थे। उनका नाम था पृथ्वीनाथ। जात के कायस्थ थे, जमींदार थे और रईस थे। तफरीहन घूमा करते थे, एमए पास थे, नेता बनने की धुन में थे। कभी व्याख्यान दे देते थे और प्रायः अंग्रेजी अखबारों में राजनैतिक लेख लिख मारा करते थे। अच्छा, तो आप लोग सबके सब इसी नगर के रहने वाले हैं? हम लोगों का परिचय पाकर उन्होंने कहा, दावत का प्रबंध तो घर पर ही हो सकता था, फिर होटल क्यों चुना? मैंने कहा, साहब, होटल में जितनी सुविधा तथा स्वच्छंदता प्राप्त है उतनी घर में नहीं मिलती। बात तो आपने ठीक कही, मुझको ही लीजिए। इस नगर में मेरे प्रायः 1 दर्जन रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं होटल में ही ठहरा करता हूँ। सुविधा तथा स्वच्छंदता के साथ साथ होटलों में कभी कभी
ऐसे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। हम लोगों का कौतूहल बढ़ा। तो क्या कभी आपको ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ? परमेश्वरी ने पूछा। हाँ, पृथ्वीनाथ ने उत्तर दिया। और एक अनुभव तो मैं शायद जिंदगी भर न भूलूंगा। यदि आप लोग सुनना चाहें तो मैं उसे सुना भी सकता हूँ। अवश्य अवश्य सुनाइए। हम सब लोगों ने एक साथ कहा। अभी 5 साल की बात है। अक्टूबर का महीना था। कश्मीर से लौटते समय मैं 2 दिन के लिए लाहौर रुक गया। लाहौर उत्तर भारत में विशेषता रखता है और वहाँ मेरे 2 एक मित्र भी हैं। मैं वहाँ एक होटल में ठहरा। होटल का नाम मैं आप लोगों को ना बतलाऊंगा, पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि वहाँ प्रबंध बहुत सुंदर था और वहाँ हर तरह का आराम था। दिन भर मैं नगर में घूमता रहा। भोजन मैंने अपने एक मित्र के यहाँ किया और 8 बजे के करीब मैं वापस आया। उस समय होटल के मैनेजर वहाँ ना थे। पंजाब में पर्दा नहीं होता, यह मैं आपको बतला दूं। मैनेजर की पत्नी वहाँ अपने पति के स्थान पर आसीन थी। उन्होंने मुझसे पूछा, खाना भिजवा दूं? नहीं धन्यवाद, मैं अपने एक मित्र के यहाँ भोजन कर आया हूँ। और कोई प्रबंध चाहिए तो बतलावे। यहाँ हर तरह की सुविधा प्राप्त है। आंखें मटकाते हुए और मुस्कुराते हुए उसने मुझसे कहा। नहीं धन्यवाद। मैं उस स्त्री का मतलब ना समझ पाया था। गर्मी समाप्त हो चुकी थी और गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मैं सीधे अपने कमरे में गया। मैंने बिजली जलाई और कपड़े बदले। इसके बाद कुर्सी पर बैठकर ट्रिब्यून पढ़ने लगा। मैं जिस कमरे में था उसके बाबत भी कुछ थोड़ा सा बतला दूं। कमरा काफ़ी छोटा था। केवल एक चारपाई उसमें आ सकती थी। बगल में एक मेज और एक कुर्सी पड़ी थी। वह कमरा एक हॉल का टुकड़ा था। हॉल बड़ा था और इसलिए होटल वालों ने उसमें 4 कमरे निकाले थे। उन कमरों की 2 ओर तो दीवारें थीं और 2 ओर लकड़ी के पार्टीशन थे, जिन पर सीमेंट का हल्का सा प्लास्टर था। हॉल की ऊंचाई प्रायः 16 फीट थी और पार्टीशन की ऊंचाई प्रायः 8 फीट। अच्छा, तो जिस समय मैं ट्रिब्यून समाप्त करने वाला था, मुझे बरामदे में स्त्रियों के कंठ स्वर सुनाई पड़े। एक क्षण के लिए मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ, पर यह सोचकर कि संभवतः होटल में इस समय कुछ अतिथि आए होंगे, मैं फिर पत्र पढ़ने लग गया। इसके बाद होटल के कमरों के खुलने तथा बंद होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने ट्रिब्यून पूरा पढ़ डाला। घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। दिन भर का थका था। बिजली बुझाकर मैंने सोने की ठानी। पलंग पर लेट गया और दिन भर जो कुछ देखा सुना था उस पर विचार करने लगा। एकाएक मैं चौंक उठा। पूरब वाले कमरे से एक दबी हुई सुरीली आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं आप लोगों को बतला दूं कि मैं कलाविद हूँ, गाना पसंद करता हूँ और जब गाने वाले का कंठ कोमल हो तब तो उसे सुनने के लिए मैं बेचैन हो जाता हूँ। यह सुरीली आवाज किसी स्त्री की थी और वह स्त्री बहुत दबे हुए स्वर में
एक पंजाबी गाना गा रही थी, जिसकी पहली पंक्ति मुझे अब भी याद है। कदी आउंदा, कदी नहीं आउंदा। जिस कमरे से यह आवाज आ रही थी, उस कमरे में ठहरे हुए सज्जन को मैं पहचानता था। ये सज्जन मेरे साथ ही लाहौर उतरे थे और उन्हीं के कहने से मैं इस होटल में ठहरा भी था। ये सज्जन अकेले थे, इसलिए इनके कमरे में से निकलते हुए स्त्री के स्वर को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मेरा कौतूहल बढ़ा। मैं कान लगाकर गाना सुनने लगा। उसी समय उत्तर वाले कमरे में से कुछ अस्पष्ट प्रेमालाप सुनाई पड़ा। उस प्रेमालाप के साथ उबलते हुए उच्छ्वासों की ध्वनि भी मिली थी। अब पूरब वाले कमरे से हटकर मेरे कान उत्तर वाले कमरे की ओर लग गए। उत्तर वाले कमरे में जो सज्जन ठहरे थे, उनसे सुबह चाय पीते हुए मेरी बातचीत हुई थी। उस बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वे विधुर हैं, विवाह पर विश्वास नहीं करते और उनके जीवन का ध्येय है खाओ पियो और मस्त रहो। आप लोग मुझे नीच समझते होंगे क्योंकि मैं दूसरों की बात सुन रहा था, पर मैं आप लोगों से सच कहता हूँ कि मैं उतना नीच नहीं हूँ। मैं दूसरों की बात सुनने को कभी उत्सुक नहीं रहा हूँ और जो कुछ उन कमरों में हो रहा था वह नहीं सुनना चाहता था। पर पार्टीशन इतना नीचा था कि मैं सुनने को बाध्य था। हाँ, इतनी बात अवश्य थी कि मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी और लाख कोशिश करने पर भी मैं उधर से अपना ध्यान ना हटा सकता था। एकाएक मेरी समझ में सारा रहस्य आ गया। मैनेजर की पत्नी का मुझसे पूछना, कोई और प्रबंध चाहिए तो बतलावे। स्त्रियों का कंठस्वर और कमरों का खुलना तथा बंद होना इत्यादि। उस समय मेरा सारा शरीर जल रहा था, सांस तेजी के साथ चलने लगी थी और चित्त बहुत अधिक उद्विग्न हो उठा था। जनाब, यहाँ पर मेरा आप लोगों को यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैं विवाहित हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं। आज तक मैंने अपने को यदि विचारों में नहीं तो कर्मों में अवश्य पवित्र रखा है, पर उन दिनों मैं 2 महीने से घर से बाहर था और कश्मीर के जलवायु तथा फलों के कारण मेरा वजन करीब 7 पौंड बढ़ गया था। मेरे चेहरे पर सुर्खी छा गई थी। ऐसी अवस्था में आप लोग समझ ही सकते हैं कि उस कमरे में मेरा दम घुटना अस्वाभाविक ना था। मैं उठ खड़ा हुआ। उठकर मैंने बिजली जलाई और द्वार खोला। ठंडी हवा का एक झोंका आया, पर उसका भी कोई विशेष असर ना हुआ। मेरे कान लगातार दीवार की ओर लगे थे। उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, आप लोग समझ नहीं सकते और ना मैं समझा ही सकता हूँ। उसे वह मनुष्य समझ सकता है जो कभी उस स्थिति में पड़ा हो। अपना ध्यान उधर से हटाने के लिए कुर्सी पर बैठकर मैंने पत्र लिखना आरंभ कर दिया। एक पंक्ति लिखता था और ध्यान फिर उन कमरों में दौड़ जाता था। उसके बाद क्या लिखना है सब भूल जाता था। उस पंक्ति को काटकर दूसरी पंक्ति लिखी और फिर वही हाल। मैं नहीं बतला सकता कि कितनी देर तक मैं यह तमाशा करता रहा, पर उसी समय मुझे बाहर बरामदे में से स्त्रियों के कुछ कंठस्वर अवश्य सुनाई पड़े। एक कंठस्वर में पहचानता था, वह मैनेजर की पत्नी का था। दूसरा अपरिचित था।
रात का सन्नाटा था और मेरा कमरा खुला था, इसीलिए मैं उन दोनों की बातचीत, यद्यपि वह बहुत दबी जबान में हो रही थी, भली भांति सुन सकता था। मैनेजर की पत्नी ने कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई, क्योंकि यहाँ पूरा इंतजाम हो चुका है। इस पर उस अपरिचित स्त्री ने बहुत करुण स्वर में कहा, मेरी तकदीर, क्या करूं? मेरे यहाँ कुछ लोग शराब पीकर घुस आए थे, इसीलिए देर हो गई। देखो, कोई मेहमान खाली हो? मैनेजर की पत्नी ने कहा, नहीं, अब कोई मेहमान खाली नहीं है। पर कुछ सोचकर उसने फिर से कहा, हाँ, एक मेहमान जरूर खाली है, लेकिन या तो आर्य समाजी है या बेवकूफ है। उस स्त्री ने बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, अच्छा तो एक दफे कोशिश कर लो। मैनेजर की पत्नी मेरे कमरे में आई। इस बार मैंने उसको गौर से देखा। वह अधेड़ थी और उसका रंग गोरा था। गालों पर छाई पड़ गई थी, पर हृष्ट पुष्ट थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी समय वह भी सुंदरी रही होगी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बाबूजी, रात का कोई इंतजाम आपको चाहिए? मैं उस समय अपना 11वां लेटर पेपर फाड़ रहा था। बिना सोचे समझे मैंने कह दिया, भेज दो। 10 रुपए हुए, और वह भी पेशगी। मैंने पास से 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। वह बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के आध मिनट बाद ही एक स्त्री ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उस समय मेरे हाथ में फाउंटेन पेन था और मेरे सामने खुला हुआ लेटर पैड। वह स्त्री दरवाजे पर रुक गई। मैंने अपनी आंखें उठाईं। जिस स्त्री ने मेरे कमरे में प्रवेश किया था वह सुंदरी थी, यह स्पष्ट था। उसका रंग गोरा था और बदन इकहरा। शायद वह दुबली थी और इसीलिए वह लंबी मालूम होती थी। उसका मुख गोल था और गालों का बैठना आरंभ हो रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, पर उनमें आभा न थी। वह एक नीली शलवार पहने थी जो मलमल की थी और जिस पर गोटे का काम था। शलवार पर रेशमी कुर्ता था और उस पर महीन रेशमी चिकन का हरा दुपट्टा था। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं कुछ कहूं। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। कभी पहले ऐसी परिस्थिति में पड़ा ना था, पर कहना कुछ अवश्य था। इसलिए बैठे ही बैठे मैंने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मेरी ओर देखा। मेरे सामने फिर वही समस्या रह गई कि क्या किया जाए। एकाएक मेरे मुख से निकल पड़ा, अपने सब कपड़े उतार दो। आप लोग शायद यह पूछें कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं स्वयं भी कारण नहीं बतला सकता। बहुत संभव है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, यह सोचने के लिए मैं समय निकालना चाहता था। यह बहुत संभव है कि मैंने वैसे ही बिना समझे बूझे यह वाक्य कह दिया हो, पर कह मैंने अवश्य दिया और उस स्त्री ने निसंकोच अपने वस्त्र उतार दिए। जिस समय वह वस्त्र उतार रही थी,
मेरी आंखें मेज पर गड़ी थीं और मैं यह सोच रहा था कि क्या किया जाए। उस स्त्री ने कहा, बाबूजी, अब क्या करूं? उस समय तक मैं कुछ स्थिर न कर पाया था। मैंने उस स्त्री की ओर देखा और वैसे ही मैंने अपनी आंखें फेर ली और चिल्ला कर कहा, अपने कपड़े पहन लो। मैंने यह क्यों किया, यह आप पूछेंगे। उस समय मेरे हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई थी कि रुपया मनुष्य को पशु बना सकता है। रुपये के वास्ते मनुष्य घृणित से घृणित काम करने को बाध्य होता है। स्त्री का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक गुण लज्जा है। मेरे सामने जो स्त्री खड़ी थी, चांदी के कुछ टुकड़ों की आवश्यकता ने उसे इतना अधिक गिरा दिया था कि वह अपने सर्वोत्तम गुण को तिलांजलि दे चुकी थी। पर एक बात और भी संभव है। वह यह है कि वहां पर मेरी संस्कृति तथा सामाजिक भीरुता ने काम किया हो, क्योंकि मैंने उस दिन बाजार में बिकने वाले नग्न तथा अश्लील सौंदर्य को प्रथम बार देखा था। या फिर दोनों ही भाव मुझ में एक साथ आए हों। पर इतना निश्चय है कि मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। उस स्त्री ने कपड़े पहन लिए। मैंने उससे कहा, यहाँ आओ। वह मेरे निकट आ गई। मैंने उसे सिर से पैर तक देखा। इसके बाद उससे पूछा, तुम इस पेशे में कितना पैदा कर लेती हो? कुछ झिझकते हुए कहा, करीब 70-80 रुपया महीना। और तुम कितना खर्च करती हो? सबका सब खर्च हो जाता है। कभी 10-5 रुपए बच गए तो बच गए। मैंने फिर पूछा, क्या तुम इस काम को पसंद करती हो? वह हंस पड़ी। पर उसकी वह हंसी कितनी रूखी थी, कितनी भयानक थी। मैं घबरा गया। उसने कहा, क्या सभी आदमी वह काम करते हैं जिसे वे पसंद करते हैं? हमारे सामने सवाल जिंदा रहने का है, और जिंदा रहने के लिए तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे आदमी अपने काम का आदी हो जाता है और पसंद करने लगता है। मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अब भी वह मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या एक काम करोगी? आप जो कुछ कहेंगे वह मैं करूंगी, अगर वह करने लायक होगा। आज रात के लिए तो मैंने अपने को आपके हाथ बेच दिया है। मैं चिल्ला उठा, रुपए पैसे के सौदे की बात छोड़ो। मैं एक मनुष्य की हैसियत से तुमको मनुष्य समझते हुए पूछ रहा हूं, करोगी? इस बार उसने मेरी ओर बड़े आश्चर्य से देखा। शायद वह मुझे सनकी समझती थी, यह बहुत संभव है उसने मुझे पागल समझा हो। पर इतना निश्चय है कि उसे मुझ पर आश्चर्य अवश्य था। फिर भी उसने मुझसे कहा, बाबूजी, करने लायक काम होगा तो मैं वादा करती हूँ कि करूँगी। मैं अधिक भावुक नहीं हूँ। मैंने संसार देखा है और भावुकता तथा अनुभव में बहुत अंतर था। इसीलिए मैं आज तक आश्चर्य कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, और शायद आप लोग भी आश्चर्य करेंगे। मैंने अपना पर्स निकाला। उसमें से मैंने
100 रुपए का एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता और न जानना ही चाहता हूँ। तुम क्या थीं और आगे चलकर तुम क्या होगी, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने ही सुख दुख के भार से इतना अधिक लदा हुआ है कि दूसरों के भार को वह नहीं उठा सकता। बहुत संभव है कि तुम्हें अपने काम में सुख मिलता हो। बहुत संभव है कि तुम्हें यह काम मजबूरन करना पड़ता हो। इसकी बाबत मैं तुमसे कुछ ना पूछूंगा। हम तुम क्यों मिले, यह एक पहेली है जिसे शायद मैं कभी भी ना सुलझा सकूंगा। और फिर कभी भी क्या हम तुम मिलेंगे, इसको भी मैं नहीं जानता। इतना सब होते हुए भी एक प्रार्थना है, और इसे तुम अस्वीकृत ना करोगी। तुम कहती हो कि तुम महीने में 70-80 रुपया पैदा कर लेती हो। यह 100 रुपए का नोट लो और 1 महीने के लिए तुम अपने इस काम को छोड़ दो। 1 महीने के बाद जो तुम्हारा जी चाहे करना। इस बार उसकी मुस्कुराहट लोप हो गई। वह मुख जिस पर कामुकता हंस रही थी एकाएक पीला पड़ गया। मेरे सामने करुणा की एक प्रतिमूर्ति खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं यह रुपया ना लूंगी। क्यों? क्या तुम अपने काम को इतना पसंद करती हो कि 1 महीने के लिए भी नहीं छोड़ सकती? उसका गला भर आया। हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, हाथ जोड़ती हूँ, आप यह ना कहिए। मैं करूँगी, आप जो कुछ कहते हैं वह करूँगी। यह कहकर उसने नोट मेरे हाथ से ले लिया। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे। अच्छा, अब तुम जा सकती हो। उसने कहा, बाबूजी, यह नहीं सोचा था कि दुनिया में अभी दया, हमदर्दी और इंसानियत बाकी है। भगवान आपका भला करे। इतना कहकर उसने अपना मुख फेर लिया। लाख कोशिश करने पर भी वह अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को मुझसे ना छिपा सकी और वह कमरे से बाहर चली गई। वह चली गई और मैं सोचता ही रह गया, अरे, किस भगवान से यह मेरा भला करने को कह गई है? उसी भगवान से जो इसे यह घृणित जीवन व्यतीत करने को बाध्य कर रहा है। उसी भगवान से जो उसे गिराता ही जा रहा है। उसी भगवान से जिसने इसको उठाना तो दूर रहा, इसे पशु बना दिया है। क्या वह भगवान इसके कहने से मेरा भला कर सकता है? अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा जी की कहानी एक अनुभव। कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार भी हमें कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं। अपनी समान रुचि वाले मित्रों और परिवारजनों को ये शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना
यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।